नॉर्मली राइटर्स आते हैं वर्बल से या रिटन से विजुअल की तरफ। मेरा अपना जो जर्नी है वो विजुअल से वर्बल की तरफ है। युंग की और फ्रॉइड की साइकोलॉजी की थ्योरीज होती थी कि पर्सनालिटीज होती क्या है, तो मैं जब भी अपने कैरेक्टर्स बनाना शुरू करता हूँ तो इन दोनों में से एक जरूर इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। मुझे ये लगता है जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें क्योंकि डायलॉग होता है, डायलॉग में दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आना ही आना है, तो आप अपना एक स्टांस क्रिएट करते हैं, उसी के एक ऑपोजिट भी स्टांस आपको क्रिएट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त राइटर मौजूद है। इनका हमने काम बहुत देखा और बड़ा ही कमाल, बड़ा अलग इनका स्क्रिप्ट होता है। मतलब इनके बारे में ये बात कही जाती है कि ये रूटीन से हटकर जो हमारी यूजुअली मतलब जो प्लेस बन रहे होते हैं, जो ड्रामाज हम देख रहे होते हैं, जब इनका काम देखते हैं तो हमें वो मुख्तलिफ लगता है दूसरों से। तो अपने शो में वेलकम करते हैं साजिद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और आपके बड़े कमाल मतलब हमने ड्रामे देखे हैं। स्क्रिप्ट आपका बड़ा, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो अनयूजुअल होता है, वो वैसा नहीं होता जैसे हमें बाकी सारे सीरियल्स और सब कुछ मिल रहा होता है, उससे बिल्कुल आप अनोखा काम करते हैं। तो हम आपकी उस पे आएंगे कि ये जो सीरियल्स हैं किस तरह से कैसे बने, क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले तो ये कि लिखने लिखाने में रुझान कब से आपको पैदा हुआ, कब आपने सोचा पहली दफा कि मैं लिख सकता हूँ? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जब मैं आया हूँ उस वक्त असल में थिएटर स्टार्ट किया था, और क्योंकि मेरी बुनियाद जो है वो ज्यादा विजुअल आर्ट्स की तरफ है तो मेरा ध्यान ज्यादा डायरेक्शन की तरफ था। जो राइटिंग स्किल है वो थिएटर में जाके ज्यादा डेवलप हुई थी कि बैठ के ग्रुप में बैठ के हम लोग लिखते थे, खुद ही अपने स्क्रिप्ट। जाहिर है वो आप हायर तो नहीं कर सकते, स्टूडेंट लेवल पे कर रहे होते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड जब आप डायलॉग्स और चीजें क्रिएट करते हैं, टीवी से भी ये अलग चीज है थिएटर की, जब आप कर रहे होते हैं तो उसी वक्त आपको ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। तो एक क्राफ्ट है जो कि प्योरली परफॉर्मिंग आर्ट्स के तौर पे और वही स्टेज के ऊपर करते करते डेवलप हुआ। वहां पे एज डायरेक्टर और राइटर लिखता था, तो वो जो लिखने वाली चीज शुरू हुई है वो फिर सरमत के साथ प्रॉपर टेलीविजन के लिए जो है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये हुआ कि पीटीवी में एज ए प्रोड्यूसर भी बीच में रहा हूँ, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता यही चीज लगी कि जो डायरेक्शन से ज्यादा जो राइटिंग है वो मुझे ज्यादा एज ए करियर आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू होगी। फिर मैंने आगे पूरा स्विच करते करते फिर राइटिंग ही फोकस किए आगे। मतलब डायरेक्शन से वो सफर शुरू हुआ था और फिर वो राइटिंग के ऊपर आया। और वो राइटिंग में आपकी मतलब आपके जो सीरियल्स हैं उसमें जो खास बात है ना वो ये कि हर किरदार की एक नफ्सियात, उसकी मुकम्मल तौर पे अक्कासी, कि वो सिर्फ ऐसे नहीं होता कि एक आपका एक किरदार आ रहा है जा रहा है और वो बस ऐसे ही कहानी है, बल्कि वो एक बिल्कुल डीपली दिखाया जाता है कि उसकी जो किरदार है उसकी गिरहें कहाँ से शुरू होती हैं, किस तरह से है, वो कैसे कहानी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बड़ी मुश्किल चीज है और ये हैरत अंगेज भी है मेरे लिए कि आपने सफर कहीं और से शुरू किया था और फिर आपने फैसला किया कि आपको ये करना चाहिए। तो ये अंदर से तो होगा, मतलब कि गॉड गिफ्टेड। बचपन में भी आपने रियलाइज की थी कि मैं अच्छे किरदार बना लेता हूँ? ये चीज थी क्योंकि मैं कहता हूँ मेरे जो फादर है उनको था कि वो बेड टाइम स्टोरी जिस तरह होती है ना, तो उसमें प्रॉफिट्स की स्टोरी सुना रहे होते थे। तो हमेशा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो हर बच्चे को फैसिनेट करती है बहुत ज्यादा, और ये हजरत मूसा की कहानी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी, उससे होता ये है कि मतलब टाइम के साथ साथ ये लगना शुरू हुआ कि कहानियां बहुत जरूरी चीज है। खुदा ताला भी जैसे कहते हैं कुरान में कि मैंने तुम्हें कहानियों की सूरत, किस्सों की सूरत से चीजें बताई हैं ताकि तुम उसे रिलेट कर सको, तुम समझ सको। और उन सब कहानियों में चीजें ये थी कि उसमें कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता था। उसकी कहानी तो होती थी लेकिन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारे यहाँ ना दुख की बात ही ये है कि ज्यादातर लोगों ने प्ले शूट करते हैं ना तो उनको होता है मिनट का सीन हो, 1.5 मिनट का सीन हो, उसमें मैक्सिमम लोग ये कहते हैं अच्छा चाय पिए, अच्छा नहीं, अच्छा चल मैं चाय बना दूं। तो वो उस सीन का फायदा नहीं है, वो तो जाया करने वाली बात है कि स्क्रीन को बस फिल करते जाओ। असल जो चीज है वो ये है कि आपका जो टेलीविजन की एक स्पेस है ये बड़ी एक तो महंगी स्पेस भी है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट स्पेस है। ये नहीं है कि आप रोजमर्रा की बस बातें करके चले जाएं उसके अंदर। कहानियां मुख्तलिफ होने की एक वजह ये भी है कि मुझे सिंपल जो कहानी है वो मुझे समझ ही नहीं आती, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने इसमें करना क्या है। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं। कहीं कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा पन हो स्टोरी में, तो आपको होता है कि हाँ ये शख्स है जिसकी कहानी सुनाई जाए। होता ये है एज ए राइटर भी मैं बिलीव करता हूँ कि आपको डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। आपके कैरेक्टर्स को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं।
ये नहीं कि हर एक के मुंह से मैं ही बोले चले जाऊं। इसलिए पहले जरूरी ये होता है कि पहले एक कैरेक्टर की पूरी साइकी बिल्ट कर ली जाए, उसे एक प्रोफाइल अपने जहन में क्रिएट कर लिया जाए, चाहे उसकी पॉलिटिकल थॉट्स या उसके रिलीजियस थॉट्स स्क्रीन पे ना आनी हो, लेकिन कम से कम मुझे तो मालूम हो कि ये कैरेक्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। तो वो जब आप सबकी एक अलग पूरी साइकी, उसके जेंडर, उसकी एज, उसका इकोनॉमिक क्लास, उसकी एथनिसिटी, ये सब जब अपने जहन में क्रिएट कर लेते हैं तो वो उसकी अपनी एक साइकी बन के खड़ी हो जाती है। क्योंकि अक्सर जगहों पे ये भी हो जाता है, हमारे बहुत बड़े बड़े राइटर्स ये कर जाते हैं कि मुलाजिम है वो भी वही जुबान बोल रहा है, जो मालिक है वो भी वही जुबान बोल रहा है, जबकि ये हो नहीं सकता। उनकी लिंगो एक हो नहीं सकती, उनके रेफरेंसेस एक हो नहीं सकते। तो इसलिए मुझे ये होता था कि ये बहुत जरूरी है। साथ मुझे ज्यादती लगती है ये कि आप 2 लीड कैरेक्टर्स को कहानी दे दें और बाकी सबको एक फालतू के तौर पे यूज करें। उसकी वजह से एक्टर के अंदर भी ना, मैंने देखा है कि एक्टर्स के अंदर बहुत राइवलरी और वो क्रिएट हो जाती है कि नहीं मैंने यही करना है रोल, मैंने दूसरा नहीं करना, और आप दूसरे कैरेक्टर्स को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि दूसरा कैरेक्टर चाहे थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन वो जो बात करे उसमें कुछ ना कुछ उसका अपना आप, वो बेशक मेन मुद्दे से, मेन ऑब्जेक्टिव से जरूर जुड़ा हो, लेकिन वो जो भी बात करे उसके अंदर कोई अपना एक, जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते उनके पास फोक विजडम होता है, वो कोई और किस्म का अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो करते हैं। ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ब्लैंक डमीज की तरह आके खड़े हो जाए। साथ एनसी में ही मैंने जब पढ़ा था, हमारे यहाँ एक कम्युनिकेशंस का एक होता था सब्जेक्ट। वो जो सब्जेक्ट था युंग की और फ्रॉइड की साइकोलॉजी की थ्योरीज होती थी कि पर्सनालिटीज होती क्या है। तो मैं जब भी अपने कैरेक्टर बनाना शुरू करता हूँ तो इन दोनों में से एक जरूर इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो उसमें लेयर्स क्रिएट हो जाती है, एक राउंड कैरेक्टर, एक इवॉल्विंग ट्रांजिशनल कैरेक्टर, आपके पास डायनामिक कैरेक्टर क्रिएट होता है जो कि पूरे स्क्रिप्ट में चेंज भी होता है। वो जो शुरू में होता है वो एंड तक वो नहीं रहता। साथ उसके अंदर अच्छे बुरे होने दोनों की क्वालिटीज होती हैं। कुछ सिचुएशंस में वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर लेता है कि मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर भी चला जाता है। जब जाहिर बात है अचानक कोई सिचुएशन, आप एक बहुत ग्रेसफुल, एक बड़े डिसेंट आदमी है, आपने अचानक अपने सामने एक्सीडेंट देखा, उसके बाद आप कंफ्यूज हुए, तो वो आप अपनी पर्सनालिटी में से बाहर थोड़ी देर के लिए निकलेंगे। तो वो इस तरह की सारी चीजें जो है वो जहन में रख के फिर कैरेक्टर्स में लिख रहा होता हूँ। स्पेशली जब औरंगरेजा लिखा था, और अंग्रेजा में जो सस्सी थी वो बहुत ही एक बागी कैरेक्टर था। उसमें ये होता था कि कई जगह जाके वो राइटर से भी बगावत करना शुरू कर देता था। कई जगह मुझे उसको छोड़ना पड़ता था कि अपनी मर्जी से जो करना चाह रही है वो करे। जैसे वो उसमें एक टाइटैनिक वाला सीन था कि वो रिश्ता आता है उसका, अब टिपिकल ये होता है कि लड़कियां आई, उन्होंने कोई फजूल हरकतें करना शुरू कर दी या बातें सुनाना शुरू कर दी। तो मुझे होता है कि ये क्या सस्सी क्या करेगी, क्योंकि सस्सी तो सस्सी है। तो वो फिर होता है कि उस लड़के को कहती है अच्छा छत पे जाते हैं, अगर पहले शो करती है कि मैं बड़ी खुश हूँ अगर रिश्ता हो रहा है वो, और उसके सामने कहती है कि अच्छा टाइटैनिक की तरह जम मार लेंगे मेरे साथ, अब मुझे तो बड़ी शौक है। उसके सामने कूद जाती है छत से, मतलब उसको खौफजदा कर देती है कि अगर मैं अपने साथ ये कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तो वो उसका अपना एक कैरेक्टर था और वो खुद ही निकला था। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैंने कुछ जोर लगा के लिखा था, वो खुद ही सस्सी ने अपना रास्ता बना लिया था कि मैंने इस सिचुएशन में क्या करना है। तो ये आपको थोड़ा फायदा हो जाता है जब आपने कैरेक्टर्स की साइकी पूरी बिल्ड की हुई होती है। क्योंकि सब कैरेक्टर्स एक ही जुमले बोलना शुरू कर दें, वो एक ही तरह की उनकी थॉट हो, एक ही फिलॉसफी हो, फिर तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या क्रिएट करेंगे आप कहानियों में। तो ये है, मुझे ये होता है मेरे सारे कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब जो आपने पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है, ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज है। मैं सोच रही हूँ तो मुझे सोचने में मजा आ रहा है कि आपका जो कैरेक्टर है जो आप लिख रहे हैं वो आपके अपने सामने भी आके खड़ा हो सकता है। मतलब आपको अपने कैरेक्टर से खुद भी कहीं पे आपका क्लैश ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपके हिसाब से वो अलग जा सकता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसमें मतलब क्या थॉट प्रोसेस रहता है? मतलब आपका किरदार है, आप लिख रहे हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक और जो बात बोली कि अमूमन ये होता है कि हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं तो हमें उसमें राइटर नजर आ रहा होता है, हमारे जहन में होता है ये राइटर जो है ना इसकी ये वाली सोच है, और वो इसी तरह के ड्रामे हमारे सामने आ रहे होते हैं और हमें पता चल जाता है फौरन से देख के कि ये फलाना राइटर की कहानी है। लेकिन ये एक बड़ा कमाल है कि उन किरदारों में राइटर नजर ना आए बल्कि वो किरदार अपने आप नजर आए। तो लेकिन ये कैसे, मतलब कर कैसे पाते हैं, किस तरह से होता है? जैसे सस्सी की जो आपने मिसाल दी, तो ये कैसे हुआ? इसमें चीज ये देखें कि जैसे मतलब शुरू से जब मैंने सन्नाटा अपना फर्स्ट लिखा था ना, तभी से मुझे लोग कहते थे कि आप बेसिकली नॉवल राइटर हैं, कि मतलब नॉवल की तरह लिखते हैं। अच्छा, उसमें ये था मुझे खुद नॉवल लिखने में इंटरेस्ट इसलिए इतना नहीं रहा कि मुझे स्क्रिप्ट में हमेशा ये होता है कि 2 किरदार आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं।
हम्म, ठीक है। नॉवल जो होता है वो चाहे दो डिफरेंट ओपिनियन के लोग हों, लेकिन वो एक मोनोलॉग होता है, वो एक ही तरह से एक ही बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन स्टोरी पूरी चल रही होती है। मुझे ये लगता है जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें क्योंकि डायलॉग होता है, डायलॉग में दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आना ही आना है, हम्म, तो आप अपना एक स्टांस क्रिएट करते हैं, उसी के एक ऑपोजिट भी स्टांस आपको क्रिएट करना होता है। ये पुरानी जो फिल्में थी या चीजें थी उसमें था कि वो बुरा आदमी अपने आप को बुरा भी कहा जा रहा है, ये नहीं होता रियल लाइफ में। तो वो अपनी दलीलें भी देगा, और वो अपनी जितनी दलीलें देगा, अगर आप उस पे एक अच्छे आर्गुमेंट को विन वो कर जाता है, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी चीज रहती है। जब वो ये ना कि विलन जितना बड़ा होगा हीरो उतना ही बड़ा होता रहेगा, ये नहीं कि आप विलन को छोटा करते चले जाएं तो हीरो ने क्या बड़ा होना है फिर। तो वो दोनों थॉट्स होती हैं कि आप अपने आप को, इसमें एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म ये होता है, ये कल्चरल स्टडीज के लिए एक थ्योरी थी डिकंस्ट्रक्शन की, कि आप जब किसी कल्चर में जाते हैं और उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने स्टीरियोटाइप्स में फंसे हुए होते हैं अपने कल्चर के, कि अच्छा ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये तो ये कुछ और कर रहे हैं। उससे होता यह है कि आप अपने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ देख सकते हैं एक कल्चर को। इसी तरह एक कैरेक्टर को अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने शुरू कर देंगे तो वो आपको बुरा भी लगेगा, या ब्लैक लगेगा, या व्हाइट लगेगा। आपको अपना ईगोसेंट्रिज्म तोड़ना होता है, आपको अपने आप को थोड़ी देर के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आजाद करना होता है कि इसकी ये दलील भी तो हो सकती है। लाइफ में जब असल मोमेंट में एक चीज हो रही है तो वहां पे चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। मैं जबरदस्ती किसी, मैंने एक बरेलवी कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल दिखाया हुआ जो मजार पे जा रहा है, तो मैं उस वक्त आके वहाबी या कुछ और होके देवबंदी होके नहीं देख सकता उसको। मुझे उसको वो करने देना है, क्योंकि वो स्टोरी और वो मोमेंट, अगर मैं, वही है कि जैसे खुदा भी ये करता है कि अगर किसी ने कोई गुनाह भी करना है तो वो उसको करने देगा, फिर उसको सजा देगा ना। ये थोड़ी करेगा कि उसने कुछ किया भी नहीं और उसको सजा भी दे रहा है और कह रहा है तुम बुरे भी हो। तो वो मोमेंट जो है उसको अपने हिसाब से वो इवॉल्व होने देता है। ऐसे ही राइटर्स का, मेरी अपनी फिलॉसफी भी ये है कि राइटर को जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कैरेक्टर का, उस टाइम पे उसे वो प्ले करने देना चाहिए। बाद में एंड पे आप देखते हैं कि जी उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ या क्या हुआ। इस तरह से देखा जाए तो आप अपने जो ड्रामे का जो किरदार होते हैं सारे, उनको आप फ्री विल देते हैं, तो वो फ्री विल के तहत परफॉर्म कर रहे होते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। तो किस तरह ये जो मतलब ये आपका सही थॉट प्रोसेस है, आपने पढ़ा किन लोगों को? जब आप बचपन में पढ़ने के शौकीन थे, किताबें पढ़ते थे आप? जी, अच्छा, मैं ज्यादातर तो ये होता है कि हम लोगों के, मैं तकरीबन 2002 में पास आउट हुआ हूँ, 2006 में एनसीए में फिल्म डिपार्टमेंट में आया था। उससे पहले हमारे पास फिल्म और मीडिया डिपार्टमेंट थे ही नहीं। मास कॉम भी अगर होता था तो मास कॉम सिर्फ जर्नलिज्म पढ़ाता, उसका फोकस होता ही जर्नलिज्म है, उसका स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड। उन्हें मैं इसलिए आज भी स्टूडेंट्स देख रहा होता हूँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं या बाकी चीजें, डॉक्यूमेंट्री में अच्छे होते हैं, विजुअल्स बनाने में अच्छे होते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग फिक्शन में इंतहाई वीक होते हैं। बेस्ट से बेस्ट भी जो आप अगर फर्स्ट पोजीशन भी किसी को देते हैं तो वो इंतहाई लो उसके ऊपर होती है, वो नहीं हो रही होती। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग का सिस्टम उस तरह का तो था नहीं, उस्तादी शागिर्दी वाला था। मैं खैर उस वाले सिस्टम में भी इस तरह से नहीं रहा। नॉवेल्स थे, ड्रामास देखते थे, फिल्में देखते थे, देख देख के सीखते थे। जो मैंने ज्यादा, जो मेरे फेवरेट वो रहे हैं बानो कुदसिया और मुमताज मुफ्ती। इसके अलावा जो है अब्दुल्ला हुसैन है, जिनका नशेब ड्रामा मैंने देखा था। उसको मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वो बड़ा इंटेलेक्चुअल सब वो प्ले था। इस तरह से अमजद इस्लाम अमजद हैं, अहमद नदीम कासमी हैं, ये सारे जितने भी लोग रहे हैं इनको देख देख के सीखा है। बाद में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब जाके मैंने ज्यादा टेक्निकल चीजें पढ़ना शुरू किया कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं, एंटागनिस्ट क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आप कैसे करते हैं, प्लांट और पे ऑफ कैसे करते हैं। मतलब ये सारी चीजें बाद में समझ आया। इवन अपना स्टाइल भी मुझे वो पढ़ने के बाद समझ आना शुरू हुआ है कि ये स्टाइल असल में है क्या। उसकी वजह से ये हुआ कि वो मजीद मजबूत हो गया। मुझे पता चल गया कि मैंने अपने पाथ से हिलना नहीं है, मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं किसी इंप्रेशनिस्टिक स्टाइल में लिख रहा हूँ तो मैं कुछ भी ये नहीं है कि और उसमें रियलिस्टिक वाला कुछ और सीन ले। अगर रियलिस्टिक है तो वो फिर रियलिस्टिक है।
अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात बोली है कि बाकी मतलब अगर देखें ना तो हमारे मोस्टली ड्रामास मतलब अगर वो एक घर की स्टोरी दिखाई जा रही होती है तो उनकी जो एक साइकी होती है ना वो बस वो डोमेस्टिक एक तरह की पॉलिटिक्स और यही सारी चीजें चल रही होती हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की कि आपकी जितनी भी जो चीजें जो आपके सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल पे जो जो मूवमेंट्स हुई हैं जिस तरह का वो सब कुछ रहा है, तो वो जब आपके किरदार को पता होगी बात, आपको पता होगी, लिखने वाले को पता होगी, तो वो अपने किरदार हमें क्लासिक किरदार नजर आ रहे होते हैं जो कभी मतलब बिल्कुल बहुत अरसे तक रहते हैं और लोग उनको भूलते ही नहीं है। यही खूबी होती है। मतलब जब भी हम अशफाक अहमद साहब की बात करें, बानो कुदसिया की बात करें, तो उसमें हमें डिफरेंस ये नजर आ रहा होता है बहुत सारे राइटर्स के दरमियान कि क्या वजह थी, उन्होंने वो कौन सी ऐसी चीज दी, क्योंकि उनका किरदार बेसिकली सॉलिड बहुत था, उसके अपने पास बहुत कुछ था देने के लिए। जबरदस्त। अच्छा, आप खुद चूंकि आपने डायरेक्शन से आगाज किया, तो इस वक्त जब आप अपनी कहानी लिखते हैं और जब उसको फिर देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, दूसरा डायरेक्टर उसको दिखा रहा है, वो स्टोरी टेलिंग कर रहा है, उससे मुतमईन होते हैं या आपको एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है कि नहीं ऐसे नहीं ज्यादा बेहतर हो सकता था? वो डिफरेंस आता है। मसला ये है कि जब आप एक नॉवल अफसाना लिखने वाले का ये होता है कि उसमें मैक्सिमम एक एडिटर आएगा ऑडियंस और उसके बीच में। जो राइटर है टीवी का, जो स्क्रीन राइटर है, उसके साथ ही बहुत बड़ा मसला होता है कि पहले वो लिखेगा, फिर एक कंटेंट डिपार्टमेंट बीच में आएगा, उसको छेड़ेगा, फिर एक डायरेक्टर आएगा, फिर एक्टर आएगा, फिर एडिटर आएगा। वो ब्रॉडकास्ट होते 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 चीज की शक्ल कुछ की कुछ हो गई होती है। मेरे साथ 2-3 ही ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने मेरी चीजों को समझ के और एग्जैक्टली वैसे किया है। वहां पे भी होता है थोड़ा सा, तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की वजह से भी, बाकी चीजों की वजह से थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती हैं। मतलब सरमत का अगर मैं कहूँ, पहला मेरा था तमाशा घर 2005 में चला था वो जियो से, तो वो तो एग्जैक्टली वही था जो लिखा था, क्योंकि मुसलसल साल होते मैं मुझे असिस्ट भी कर, क्योंकि उस वक्त मैं डायरेक्शन सीखने के मूड में था उसके, तो वो मैं सेट पे होता था, अक्सर प्रॉप्स भी बना रहा होता था साथ बैठ के, तो वो तो एग्जैक्टली वही था। फिर काशिफ निसार उसके बाद एक ऐसे मुझे मिले हैं जो कि जिन्होंने जितनी चीजें मेरी की हैं वो उसके बहुत करीब की हैं। कुछ कुछ जगह पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, लेकिन वो उनकी अच्छी बात है कि सेट पे भी होंगे तो कॉल करके पूछेंगे कि अब मैं इसको ये करने लगा हूं तो मैं ये कर लूं या ना करूं। मतलब वो राइटर को एक इम्पोर्टेंस देते हैं। मजहर मोइन रहे हैं, उनके साथ मेरी कुछ चीजें हुई हैं। उनका एक अपना एक स्टाइल है, वो अक्सर वो स्टाइल की तरफ थोड़ा सा उसमें चल जाते हैं, तो मेरा वाला जो स्टाइल है उससे हल्का सा हटते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें उनकी जो होती हैं वो बहुत मतलब मेरे साथ ये 3 लोग हैं जो पूरी बात को समझ के चल रहे होते हैं। कुछ डायरेक्टर्स का मसला ये है, जैसे हमारी फिल्मों में मसला हुआ है, हमारे जो फिल्म के लोग हैं ना, वो एक तरफ तो ये कहेंगे कि राइटर्स नहीं है, और दूसरी तरफ वो राइटर को सिर्फ एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टाइपिस्ट के तौर पे, और अपनी चीजें घुसाए जा रहे होते हैं, उसमें राइटर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते फिल्म के लोग। इसलिए मैं फिल्म लिखने में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता। 2-3 दफा मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे हुआ कि नहीं, ये जो है नहीं कुछ आ रही है, ये वो वाली चीज नहीं है। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो टीवी के डायरेक्टर्स हैं, लेकिन उनका माइंड सेट बिल्कुल वही वाला है कि आपने राइटर को कुछ नहीं समझना। अच्छा, आपने जैसे कहा फिल्म का जो आपने हवाला दिया कि फिल्म आपने जब भी कभी लिखी तो ये इस तरह का एक प्रेशर रहता है कि वो एक अपना अंदाज चाह रहे होते हैं, राइटर को उस तरह के वैल्यू नहीं देते। आपको लगता है कि यही वजह है कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म इस वक्त मतलब सही रिवाइवल की तरफ हम हैं, लेकिन उस तरह से नहीं हम आगे आ पा रहे? यही वजह है ना। होता ये है कि आप खुद देखें, मेरे बहुत फेवरेट हैं जो नबील हैं और ये जो सब हैं, लेकिन आप खुद देखें, जब भी आप राइटर्स का नाम पढ़ोगे, आपने कभी सुना है या सोचा है कि उनका राइटर कौन है? वो उनका डायरेक्टर का अपना नाम ही होता है। अच्छा, 2-3 बंदे रखे भी होंगे तो अपना नाम डायरेक्टर राइटर में भी लिख रहा होता है। तो फिर बात ये कि आप अगर इतने इंसिक्योर हो जाते हो उस चीज में, तो फिर किसी और से कराने की क्या जरूरत है? फिर आप कहेंगे राइटर्स नहीं, क्यों नहीं है? राइटर्स हैं, आप मौका उन लोगों को दे रहे होते हो। फिर आप होता है कि आपको स्टार आ रहा है उसमें, उसको अपने शशके पूरे करने हैं, वो उस वाली फिल्म का सीन मुझे इसमें इस तरह से चाहिए, उस जबरदस्ती आप छापे उसमें डालेंगे, आप इस तरह के सीन्स उसमें डालेंगे जो कि आपकी ने मतलब जो मेक सेंस ही नहीं कर रहे। अब जारी बात है, जब एक राइटर लिख रहा होता है, हम देखें विजुअल तो आप देख रहे हो, ठीक है, विजुअल में 2 चीजें हो सकती हैं। जब एक आदमी स्क्रिप्ट लिख रहा है, स्क्रिप्ट लिखते हुए तो उसके ऊपर पेपर पे ही कहानी है ना, अब वो स्ट्रक्चर में गलत कैसे हो सकता है? मतलब इतना तो भांग पी के कोई भी नहीं बैठा होता कि जिसको ये ना पता चल रहा हो कि मेरी कहानी का स्ट्रक्चर अजीब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब कोई शूट होना शुरू होता है तब आप उसके स्ट्रक्चर को छेड़ना शुरू कर देते हो। इसीलिए हमारे
फिल्म्स के स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक होते हैं, सीन्स होते हैं लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो अब जब बल्कि हम जी जिंदगी वगैरह के साथ काम करने के लिए गए थे तो उन्होंने हमें ये कहा था कि आपने ना इंडियन वेब सीरीज बनानी है, ये ना उस स्टाइल में बनाना है, ना कुछ और बनाना है, ये पाकिस्तानी ड्रामा के करीब ही रहनी चाहिए। तो इसलिए मिसेस मिस्टर शमीम को आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तानी ड्रामा ही लगेगा, ये नहीं लगेगा कि, क्योंकि अगर मैं ईरान से किसी को काम करने के लिए बुला रहा हूँ तो मुझे उसको ईरानी स्टाइल चाहिए, तो मैं उसको बुला रहा हूँ ना। तो पाकिस्तान का ड्रामा की अच्छी बात यह है कि उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई हुई है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्म नहीं बना सकी। बिल्कुल, इनको अभी क्राफ्ट करने की जरूरत है। हमारी बॉलीवुड की कोई गंदी कॉपी ही लग रहे होते हैं ज्यादातर फिल्में। नॉर्मली राइटर्स आते हैं वर्बल से या रिटन से विजुअल की तरफ। मेरा अपना जो जर्नी है वो विजुअल से वर्बल की तरफ है। तो वो स्क्रीन प्ले में बहुत डिटेल्ड लिखता हूँ साथ और मतलब उसके अंदर कई सीन्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विजुअल होते हैं। जैसे और अंग्रेजा में एक जगह था कि कासिम चला गया हुआ है और उसको सस्सी लेटर्स लिखती रहती है लेकिन वो उसको आगे से जवाब नहीं देता। तो एक सीन है जिसके अंदर सस्सी लेटती है और आड़ी तिरछी लाइनें सब पेपर पे मार के उसको भेज देती है। जब खोलता है तो वो सिर्फ लाइंस लगी हुई होती है, उधर लिखा कुछ भी नहीं होता। ये एक विजुअल में सोचने वाला सीन है, लेकिन ये लिखना पड़ता है। ये नहीं होगा कि डायरेक्टर खुद ही करेगा, आपको फिर लिखना पड़ेगा। तो आपको विजुअल लिखना है स्क्रीन के लिए तो आप विजुअल की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन जहां पे विजुअल लोग सोच रहे हैं तो वो इतना सोच रहे हैं कि वो फिर डायलॉग छोड़ देते हैं बीच में से कि वो जरूरी नहीं है जैसे। तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जिनका सिंक होना जरूरी है। सही, बिल्कुल। अच्छा, आप इस वक्त हेड ऑफ कंटेंट हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के, तो ये कैसा चल रहा है? मतलब उसको ग्रीन को लेके भी लोगों में एक मिक्स राय है। जो शुरू का जो उनका कंटेंट था वो मतलब बहुत यूनिक था। अब जो इस वक्त जो कंटेंट है वो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि उसी तरफ आ गया है जैसे बाकी जो चैनल्स भी काम कर रहे हैं, मतलब लव स्टोरीज के ऊपर। इसको हमने रिजेस्ट भी बहुत किया है एज टीम, लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज जो है वो ये है कि हमारी ऑडियंसेस रेटिंग्स नहीं देती अच्छे कंटेंट को। आपने काबली ब्लॉग का बेतहाशा नाम सुना, नौरो सुना, जिंदो सुना, सारे सुने, रेटिंग तो किसी की भी नहीं आती। इन द एंड चैनल ने तो रन होना है, वो रन कैसे होगा अगर रेटिंग्स आएंगी नहीं। अभी जेंटलमैन हमारा जो है वो रेटिंग लेता है, वो ट्रेंडिंग में जाता है। वो एक ऐसी चीज है जो कि जिसने एक ब्रिज क्रिएट किया है एक बहुत नीश चीज का और एक आम आवाम को इकट्ठा करके कि वो रेटिंग्स भी ले और एक इंटेलेक्चुअल और उसकी एक जो परसेप्शन हमारी ग्रीन की है वही रखे। लेकिन होता है ये मसला कि जब आप सब कुछ अच्छा चला देते हैं, जैसे हमारे साथ ये हुआ ग्रीन में कि हमने एक साथ सारा कुछ ही अच्छा चला दिया, तो उसमें प्रोडक्ट एक दूसरे को खा जाता है, जो प्रोडक्ट कैनिबलिज्म कहते हैं कि वो फिर एक दूसरे को उल्टा खाना शुरू कर देता है। तो एक बुके होता है, तो उसमें ये है कि हम लोगों की वो जो एक परसेप्शन थी, जो एक नीश थी, वो साथ साथ रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, वो साथ साथ ले जाते जाएंगे। लेकिन एज अ बिजनेस जब आप चीज को रन कर रहे हैं तो वही ऑडियंस जब नहीं रेटिंग्स दे रही है उस इंटेलेक्चुअल कंटेंट को मुसलसल, तो फिर प्रॉब्लम है। कुछ चीजें होंगी जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो गई बीच में हमारे से भी, लेकिन वो कुछ थी बीच में, फिर उससे हमने भी सीखा कि नहीं है ये कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। और यही फिलॉसफी लेके हम अब कोशिश कर रहे हैं। ये बात की जाती है कि ड्रामे खवातीन के लिए बनते हैं, तो खवातीन ये सास बहू और यही वाले मामला सारे देखना चाहते हैं। तो क्या वाकई मतलब हमारे यहाँ भी पिछले दिनों बड़ी एक बहस निकली थी कि खवातीन को लेके ये कि थोड़ा सा सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। क्या हमारे यहाँ की वाकई खवातीन जो है उनको एक जहानत के साथ सोचना, ये इंटेलेक्चुअलिज्म उनके अंदर क्या वाकई कमी होती जा रही है? प्रॉब्लम ये है कि वो आप एक्सपोजर नहीं देते अपनी खवातीन को, वो एजुकेशन नहीं देते। वो जब पढ़ने लगती है तो आप उसको अपने बारे में गिल्ट में मुब्तला कर देते हैं। आप जहां पे एक बंदी, मतलब यही है कि हमारे यहाँ खवातीन भी, अगर आप नोट करें, मेरे समेत ज्यादातर मर्द राइटर्स हैं जिन्होंने स्ट्रॉन्ग खवातीन के कैरेक्टर्स लिखे। खवातीन नहीं लिखती, बहुत इक्का दुक्का ही हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हेडेड खवातीन के, क्योंकि उनको डर लगता है कि मेरे बारे में भी लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि ये भी ऐसा सोचती है। कि हमारी वो ऑडियंसेस इंटेलेक्चुअल कंटेंट को जब नहीं रेटिंग्स दे रही होती, जब उसको व्यूअरशिप नहीं दे रही होती, तो खुद इल्जाम सारा मलबा फिर उधर ही गिरता है जाके। फिर आप दुआ करते हो कि यार जो मशहूर प्लेस हुए, परिजात हुआ, मेरे पास तुम हुआ, सारे
ये वो थे जिनमें मर्द ऐड हो गए ऑडियंसेस में। अब वो ड्रामे सब सुपरहिट जा रहे हैं जिनके अंदर मर्द ऑडियंस ऐड हो जाती है, और उसमें से कुछ बहुत मतलब मुझे होगा कि जो बस बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गए, लेकिन जो अच्छे वाले प्लेस थे उनके अंदर क्योंकि हुआ ये है कि ट्रेनिंग ही आपको ऐसी दी गई है ना, जब आपको एक जुबान ही नहीं, अब आपको अचानक कोई चाइनीज सुनाना शुरू कर दूं तो आपको क्या समझ आनी है कि क्या है, मुझे पहले एक्सपोजर तो देना चाइनीज का। तो ये प्रॉब्लम हुआ है हमारे यहाँ खवातीन के साथ, एक ये ज्यादती रही है कि उनको वो एक्सपोजर नहीं दिया गया, क्योंकि मैं शुरू से खवातीन कैरेक्टर्स को अपना लीड रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मर्द वो उतनी इमोशनल रेंज नहीं दे पाता अपने स्टीरियोटाइप की वजह से जितना औरत दे सकती है। वो जितना खुल के रो सकती है, वो जितनी इमोशनल रेंज खोल सकती है अपनी, वो मर्द नहीं खोल सकता। अमूमन आपने देखा होगा हम अपने बच्चों को बहुत बच्चा बना के रखते हैं, चाइल्डिश हरकतें करते रहते हैं, बड़े कम बच्चे आपको रियल मिलते हैं इस किस्म के जिनकी मतलब नजर आ रहा होता है कि इनकी एक से है, इनकी थिंकिंग डेवलप हो रही है बाय द टाइम। कितना इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये है कि बहुत से लोग जो है ना, शायद उनको शीश से नहीं समझ आएगा, वो है कि मेरे पास तुम हो मैं जो रूमी जो था, बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं इस टाइम। एक चीज होती है कि एक बच्चे की अपनी नेचर भी होती है, कुछ फैमिली के जीन्स भी होते हैं जो चलते हुए आपको नजर आ रहे होते हैं। जब खुदा ने कहा है कि मैंने अपनी नेचर पे पैदा किया है, तो फिर आपको इतना ज्यादा उसको ठीक करने की क्या जरूरत है? मतलब इतनी कोशिश क्या करनी है कि उसको आप बिल्कुल सफोकेट कर दो? इन दी एंड उसने अच्छी तरफ ही आना है। उसके अंदर एक मोरल कंपस एक हमारी होगी और एक अपनी एक मोरल कंपस भी नेचर वाइज इंसानियत वाली एक मौजूद होगी। नंबर 2 ये है कि उसके अंदर एक और चीज मैंने डिस्कस की थी, वो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तकरीबन ये चीजें फिर अप्लाई हुई हैं आगे शीश को पालते हुए, कि हमारी जो सोसाइटीज होती हैं जितनी भी दुनिया में, उसमें प्रिजनर्स के बाद जो सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड ग्रुप होता है वो बच्चों का होता है। कैदियों के बाद सबसे ज्यादा आपने बच्चों को कंट्रोल किया होता है। मतलब ये इसका कंपैरिजन देख लें तो ये कितना हैबतनाक है। फिर एक नंबर 3 चीज ये है कि आपको खुदा ने एक बच्चा नर्चर करने के लिए दिया है, दस्ती इमेज बनाने के लिए नहीं दिया। आपने उससे लर्न करना है, आपको वापस जाना है अपने बचपन में, क्योंकि जब आप बच्चे को बताते हो अच्छा ये सूरज है, अच्छा ये यूं होता है, ये ग्रो करता है, अच्छा ये प्लांट ऐसे ग्रो करता है, अच्छा एक, तो आप अपने बचपन में वापस जा रहे होते हो। फिर आपको कई चीजें मजीद और पर्सपेक्टिव से नजर आती है कि अच्छा ये तो ये था, मैंने तो बस करके गुजर आया इसमें से। तो ये बच्चे के साथ एक फ्रेंड के तौर पे रहना मुझे लगता है कि बेहतर है। अच्छी चीज ये है, अच्छा उसमें यह है कि पेरेंट्स में से एक जो है वो थोड़ा सख्त होता है, स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो बच्चे में बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ जाते हैं। फिर उसमें ये होता है कि वो उल्टा आपको डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे हमारी ऑडियंस अक्सर हमारा कंटेंट डिक्टेट करना शुरू कर देती है ना, उसी तरह बच्चा भी यही करता है। तो शीश की जो मदर है वो हैं थोड़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब मैं भी वो थोड़ा सा वो हो जाता हूँ उसमें कि क्यों हो रहा है इस तरह से। मेरा ये है कि शीश के साथ 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 दोस्ती वाला एक ताल्लुक ज्यादा है। रोल मॉडल्स होते हैं बच्चे के बचपन से, पहले माँ बाप होते हैं, फिर बहन भाई भी हैं, फिर टीचर्स आ जाते हैं, फिर अब इतने रोल मॉडल्स हो गए हैं कि अब मीडिया के लोग भी आपके रोल मॉडल्स हैं, फिर आपको कोई टिकटॉकर भी आपका एक रोल मॉडल है। उसमें बच्चे को उसकी सस्टेन रखना, उसकी इंटैक्ट रखना, उसकी मासूमियत को बाकी बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो उसमें अब पेरेंट जो है पेरेंटहुड है ना वो बहुत मुश्किल हो गई। पेरेंटिंग बहुत ही एक डिफिकल्ट चीज हो गई है कि इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए आपके हर तरफ से कि उसके अंदर बच्चे की अपनी पर्सनालिटी को, कि वो किसी को कॉपी कैट बन के वो खराब ना करना शुरू कर दे। आपकी पर्सनालिटी का एक शख्सियत का नंगापना जो होता है ना, वो आपका कोई ब्रांड नहीं छुपा सकता। आपने जितनी चीजें मर्जी रखी नहीं होंगी, जब तक आपकी पर्सनालिटी नहीं ठीक होगी तब तक कुछ भी कोई फायदा नहीं है। घूस भी रखा हुआ होगा, वो उल्टा वो आपसे बड़ा लग रहा होगा, तो फायदा क्या फिर आपको रखने का? खाली एटीट्यूड का क्या करना है? कहते नहीं यार वो कुछ ठीक है, मॉडल छोड़ मैंने बन जाना, लेकिन अपने अंदर जो है ना जो एक पर्सनालिटी है उसको नहीं डैमेज होने देना, उसको बनाना है साथ साथ। क्योंकि खूबसूरती ऊपर ऊपर से है, ये ब्रांड्स ऊपर ऊपर से हैं। आपने बहुत महंगा कोई परफ्यूम ले लिया, एक आपके हाथ से वो गिर के बॉटल टूट गई, तो ये इतनी सी औकात होगी आपकी उस पर्सनालिटी की कि जो एक बॉटल के टूटने से ही साथ टूट जाए। एग्जैक्टली।
उसका फायदा नहीं है। और बच्चे की जो इंटेलिजेंस है ना, उसको डाउट नहीं करना चाहिए। बच्चे से आप आहिस्ता 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 करते करते 5-6 साल का बच्चा जब होता है स्पेशली, आहिस्ता आहिस्ता आप उससे थोड़ी सी बड़ी बात कर सकते हैं आसान अल्फाज में। तो बच्चे पे आप अगर करेंगे ट्रस्ट, वो खुद ही आपसे ट्रस्ट करेगा। एक मैसेज जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कि आप जो कंज्यूम करते हैं वो बताता है कि आप क्या हैं, जो आप देखते हैं वो बताता है कि आप क्या हैं। खुदा के लिए अच्छी चीजें देखें, अपने आप को अपने ऊपर भी एहसान करें और हमारे ऊपर भी एहसान करिए कि जो आप जितना भी जिस चीज से चिढ़ते रहें, आप जो चीज देखेंगे वो ही स्क्रीन के ऊपर अपीयर होती चली जाएगी, बार बार अपीयर होती चली जाएगी। तो मैं अपनी ऑडियंसेस से ये स्पेशली एक मैसेज भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि अच्छी चीज देखने की कोशिश करें, अच्छा जो कंटेंट है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें, कम से कम उसको एक ट्राई जरूर दें, डीपली चीजों को देखने की कोशिश करें। जो कुछ आप कंज्यूम कर रहे हैं इर्द गिर्द से, जो कुछ आप खा रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, वही बताता है कि आप कौन है। तो अगर आपको अपने बारे में भी पूरा एक कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि आप फिर कंज्यूम भी वही करें जो कि आपको लगता है कि बेहतर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त। और आज का मतलब जो है ना, पूरी बात बड़ी कमाल थी, आपको पूरी जितनी बातें हुई हैं। लेकिन एक जुमला मेरा बड़ा फेवरेट है, वो मैं आखिर में रिपीट करना चाहूंगी कि किरदार निगारी इसलिए खराब हो गई है क्योंकि किरदार जो साजी है उसकी वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो जबरदस्त सर, मतलब बहुत कमाल। और इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत इन करीब फिर दोबारा से मैं बात करना चाहूंगी। आप हमें जरूर टाइम दीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।